हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। क्लास 6 की हिस्ट्री का आज हम लास्ट चैप्टर करेंगे। द चैप्टर नेम इज बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो बेसिकली हम यहाँ पर किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता एम्पायर के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता एम्पायर के टाइम की बात करें तो उस टाइम पर किस तरीके का आर्किटेक्चर था, किस तरीके का आर्ट था एंड किस तरीके के लिटरेरी सोर्सेज लिखे गए थे, मतलब कौन कौन सी बुक्स लिखी गई थी। तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है मारुतसामी के बारे में। तो मारुतसामी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। एंड मारुतसामी एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि एक तो उसने कुतुब मीनार भी देखा, उसके बाद उसने आयरन पिलर भी देखा। तो यहाँ पर मारुतसामी की एक पिक्चर दिखाई गई है। तो मारुतसामी का जो ब्रदर है ना, वो मारुतसामी की व्हील चेयर को आगे खिसकाता हुआ लेकर जाता है। एंड जो रोड थे वो काफ़ी डस्टी एंड पथरीले टाइप के थे, स्टोनी रोड्स थे। लेकिन कुतुब मीनार देखने के बाद वो पहुंचते हैं मेटल रैंप पर और वहां पर उनको दिखता है आयरन पिलर। ठीक है। एंड जैसे ये कुतुब मीनार एंड आयरन पिलर देखते हैं तो ये इनके लिए ऐसा एक्सपीरियंस था जो अनफॉरगेटेबल था, मतलब कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस। अब हम बात करेंगे आयरन पिलर के बारे में एंड बाद में हम बात करेंगे मेटलर्जी के बारे में। The iron pillar at Mehroli, Delhi is remarkable example of the skill of Indian craft person। देखो, अगर हम एंशियंट टाइम पीरियड की बात करें तो उस टाइम पर भी जो क्राफ्ट पर्सन थे वो काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल थे, मतलब उनमें बहुत योग्यता थी। तो उसका एक एग्जाम्पल है आयरन पिलर। आयरन पिलर कहाँ पर है? मेहरौली में है। मेहरौली कहाँ है? दिल्ली में। तो ये जो आयरन पिलर है ना, तो ये आयरन पिलर इतना ऊंचा है एंड इतना भारी है कि देखने पे आप खुद कहोगे कि वाह भाई, पहले के टाइम पर किस तरीके के क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे, मतलब उनकी बात ही निराली थी। तो ये जो आयरन पिलर बनाया है 7.2 मीटर हाई एंड इसके अलावा इसका वेट जो है वो है 3 टन का। एंड इसको बनाया कब गया? 1500 ईयर्स अगो। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें पता कैसे चलता है कि आयरन पिलर को 1500 ईयर्स अगो बनाया गया? एक्चुअली ये जो डेट है ना, ये हमें पता चलती है आयरन पिलर के इंस्क्रिप्शन से। तो यहाँ पर पहले तो आयरन पिलर की एक आप फोटो देखो। तो ये जो आयरन पिलर है कहाँ है? मेहरौली में है। मेहरौली कहाँ है? दिल्ली में। तो यहाँ पर बेसिकली ना इसके ऊपर इंस्क्रिप्शन है एंड इंस्क्रिप्शन से ही हमें पता चलता है कि इसको 1500 साल पहले बनाया गया था। इसके अलावा इस इंस्क्रिप्शन पर ना एक रूलर का नाम भी है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस रूलर का नाम है। तो नाम लिखा हुआ है चंद्रा। अब इसी से हम ये थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं कि शायद यहाँ पर चंद्रगुप्त के बारे में बात की गई है एंड गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर है चंद्रगुप्त, उनका नाम यहाँ लिखा गया है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपको यहाँ जाननी है कि आज भी ये चीज़ एम्बिग्यूअस है कि यहाँ पर चंद्रगुप्त 1 के बारे में बात की गई है या चंद्रगुप्त 2 के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा चैप्टर 10 का रिकॉल करा देती हूँ। देखो, हमने समुद्रगुप्त की फैमिली जीनियोलॉजी पढ़ी थी, तो मैं यहाँ लिखती हूँ एक बार समुद्रगुप्त। तो अगर हम समुद्रगुप्त के फादर की बात करें तो उनका नाम था चंद्रगुप्त 1 एंड समुद्रगुप्त के जो बेटे थे उनका नाम था चंद्रगुप्त 2। तो यहाँ इस आयरन पिलर पर जिस रूलर का नाम लिखा हुआ है तो वो सिर्फ इतना लिखा हुआ है चंद्र। तो आर्कियोलॉजिस्ट को आज तक ये नहीं पता लग पाया कि यहाँ पर चंद्रगुप्त 1 के बारे में बात हुई है या चंद्रगुप्त 2 के बारे में बात हुई है। मतलब ये नहीं पता लग पाया कि समुद्रगुप्त के फादर या समुद्रगुप्त के बेटे किसकी बात हुई है यहाँ पर। लेकिन हाँ, ये जरूर कहीं ना कहीं श्योरिटी है कि यहाँ पर गुप्ता डायनेस्टी की ही बात हुई है। अब इसके अलावा इस आयरन पिलर की खास बात क्या है? बेसिकली इस आयरन पिलर की जो खास बात है वो ये है कि इसको बनाए हुए 15 साल हो गए लेकिन आज भी इस लोहे पर, इस आयरन पर जंग नहीं लगा, रस्ट नहीं लगा। एंड बेसिकली अगर आप लोहा लेते हो तो आपको पता है कि लोहे में तो जंग लगता ही लगता है, राइट। तो यहाँ पर इसकी खास बात यह है कि इस आयरन पिलर पर आज तक जंग नहीं लगा। तो यहाँ पर देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो ये बनता है कि आयरन पिलर है कहाँ? मेहरौली में है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कब बनाया गया? 1500 साल पहले। फिर तीसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से रूलर का नाम लिखा है? तो चंद्रा। ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त 2 या चंद्रगुप्त 1 किसी की तो बात की होगी, तो दैट मीन्स गुप्ता डायनेस्टी का रूलर जो है उन्हीं का नाम लिखा हुआ है।
इसके अलावा जो अमेजिंग फैक्ट इसके बारे में वो ये है कि इस आयरन पर आज तक भी जंग नहीं लगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आज से 1500 साल पहले जो इंडियन क्राफ्ट पर्सन थे वो कितने स्किलफुल थे, क्योंकि लोहे में यूजुअली जंग लग जाता है, लेकिन पता नहीं उन्होंने इस आयरन पिलर को बनाते वक्त किस टेक्नोलॉजी का यूज किया था कि आज तक इस लोहे में जंग नहीं लगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेटलर्जी के बारे में। और हाँ, इसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं कि जो ये आयरन है ना, ये आयरन पिलर ये है तो दिल्ली में, लेकिन उस टाइम पर दिल्ली में आयरन अवेलेबल नहीं होता था। तो ऐसा कहा जाता है कि ये आयरन जो है शायद ट्रांसीड कराया गया होगा बिहार या झारखंड वाले एरिया से। इसके अलावा मेटलर्जी के बारे में अगर हम बात करें तो मेटलर्जी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ मेटल्स। दैट मीन्स कि धातु की स्टडी को हम क्या कहते हैं? मेटल की स्टडी को हम कहते हैं मेटलर्जी। एंड जो मेटल्स की स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं मेटलर्जिस्ट्स। ठीक है, तो अगर हम एंशियंट इंडियन मेटलर्जिस्ट की बात करें तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है टूवर्ड्स द मेटलर्जिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। एंड अगर हम आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस की बात करें, मतलब उन आर्कियोलॉजिस्ट की जिन्होंने पास्ट हिस्ट्री के बारे में एक्सकेवेशंस किया है, तो उनसे हमें ये भी पता चलता है कि जो हड़प्पन्स लोग थे ना, ये मास्टर क्राफ्टमैन थे और इनको ना कॉपर मेटलर्जी की बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी। इनको ना कॉपर धातु की ना बहुत ही अच्छी नॉलेज थी बेसिकली। तो इन्होंने क्या करा, हड़प्पन्स ने कॉपर के साथ टिन को मिलाया और एक अलॉय बना दिया। तो कॉपर के साथ टिन को मिलाकर इन्होंने ब्रॉन्ज बना दिया। तो अब आप देखो कि इनको कॉपर की इतनी समझ थी कि कॉपर के साथ टिन मिलाया, एक नया धातु बना दिया, वो था ब्रॉन्ज। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ रखा है कि ब्रॉन्ज बनता कैसे है। तो बेसिकली कॉपर एंड टिन के मिक्सचर से। एंड अब देखो कि सिंस हड़प्पन्स जो हैं उनको कॉपर की इतनी नॉलेज थी, कॉपर एंड टिन को मिलाकर उन्होंने ब्रॉन्ज बना दिया, तो इसीलिए हड़प्पन्स को जो है इनके टाइम पीरियड को हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। एंड हड़प्पन्स के बाद जो इनके सक्सेसर थे, तो अगर थोड़ा सा मोटा मोटा याद करें तो ये कह सकते हैं कि वैदिक टाइम पीरियड में बेसिकली आयरन को यूज़ किया गया था, मतलब लोहे को यूज़ किया गया था। एंड हमें ये देखने को मिलता है इंडिया में एडवांस टाइप ऑफ आयरन बनते हैं, जैसे कि फोर्ज्ड, रॉट एंड कास्ट आयरन। तो यहाँ पर इन तीनों में से अगर एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन की बात की जाए तो वो है रॉट आयरन। ठीक है, अब बात करते हैं बिल्डिंग्स इन ब्रिक्स एंड स्टोन्स के बारे में। तो देखो, आयरन पिलर से हमें ये तो पता चला कि जो पहले के क्राफ्ट पर्सन थे वो कितने स्किलफुल थे। लेकिन नॉट ओनली आयरन पिलर, बल्कि अगर हम बिल्डिंग्स की भी बात करें ना, तो जो बिल्डिंग्स आज के टाइम पर सर्वाइव्ड हैं उनसे भी हमें अपेरेंटली ये पता चलता है कि कितने स्किलफुल क्राफ्ट पर्सन थे ये। जैसे कि अगर हम स्तूपास की बात करें तो इन क्राफ्ट पर्सन्स ने स्तूपास को अलग अलग ढंग से बनाया। आपको सेवरल काइंड ऑफ स्तूपास देखने को मिलते हैं। लेकिन उससे पहले तो आप ये देखो कि स्तूपा का मतलब क्या होता है। बेसिकली स्तूपा का मतलब होता है माउंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। स्तूपा जो है उसके आपको सेवरल काइंड्स देखने को मिलते हैं। कुछ स्तूपास जो हैं वो राउंड हैं, कुछ टॉल हैं, कुछ बिग हैं, कुछ स्मॉल हैं। लेकिन इनमें भले ही कितने सेवरल काइंड्स हो, भले ही वैरायटी हो स्तूपास में, लेकिन एक कॉमन फीचर आपको हर स्तूपा में देखने को मिलेगा। अब वो कॉमन फीचर क्या है? देयर इज अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर और द हार्ट ऑफ द स्तूपा। कि स्तूपा चाहे राउंड हो, टॉल हो, बिग हो, स्मॉल हो, हर स्तूपा के सेंटर में, या ये कह लो हर स्तूपा के हार्ट में एक स्मॉल बॉक्स रखा हुआ है। जैसे कि ये एक स्तूपा हो गया, इसके बिल्कुल सेंटर में, इसके बिल्कुल हार्ट में क्या रखा हुआ है? एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है। अब इस बॉक्स में है क्या? बेसिकली इस बॉक्स में ना बुद्धा और उनके जो फॉलोअर्स थे उनके रिमेन्स रखे हुए हैं, बॉडीली रिमेन्स, जैसे कि टीथ, बोन, एशेज, ये चीज़ें रखी हुई हैं। इसके अलावा बुद्धा और उनके फॉलोअर्स के जो बिलोंगिंग्स थे, जैसे कि प्रीशियस स्टोन्स हो गए, कॉइन्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं इस स्मॉल बॉक्स में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब इस बॉक्स को क्या कहा जाता है? इस बॉक्स को कहा जाता है रेलिक कास्केट। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं तो जो बुद्धा है ना, आपने इनके दो सेक्ट पढ़े थे, हीनयान महायान। तो महायान जो थे वो तो इनकी मूर्तियां वगैरह बनाने लग गए थे। तो बेसिकली बुद्धा ने कभी नहीं कहा कि उनके लिए टेम्पल बनाओ, लेकिन बुद्धा की याद में लोगों ने जो है स्तूपास बनाए एंड स्तूपा के अंदर स्मॉल बॉक्स रखा, जिसके उस बॉक्स के अंदर उन्होंने बुद्धा के एंड उनके इनफैक्ट फॉलोअर्स के भी जो बॉडीली रिमेन्स है वो रखे हैं, उनके बिलोंगिंग्स भी रखे हैं, मतलब सिर्फ बुद्धा की याद में, ठीक है। फिर बाद में रेलिक कास्केट को अर्थ से मतलब मिट्टी से ढक दिया जाता था। तो जैसे कि ये वो स्मॉल बॉक्स है जिसमें जो है बुद्धा के एंड उनके फॉलोअर्स के बिलोंगिंग्स हैं, इसके अलावा बॉडीली रिमेन्स हैं। फिर इसको मिट्टी से ढक दिया जाता था एंड फिर इसके ऊपर एक लेयर और लगा दी जाती थी, इसके टॉप पर एक और लेयर लगा दी जाती थी। अब इस लेयर में या तो ये बेक्ड ब्रिक रखते थे, मतलब वो ईंटें जो तपाई हुई होती थी, या फिर मड ब्रिक रखते थे। एंड फिर इसको ना एक डोम का शेप दे दिया जाता था, मतलब देखो ये डोम शेप ऐसा होता है बेसिकली, ठीक है, मतलब एक गुंबद वाली शेप दे दी जाती थी। तो डोम लाइक स्ट्रक्चर इसको देकर फिर बाद में उसके ऊपर जो है स्टोन स्लैब्स लगा दी जाती थी, मतलब पत्थर लगा दिए जाते थे। अब इसके अलावा यहाँ पर इस डोम के पास में एक पाथ भी बनाया गया। पाथ का मतलब क्या होता है? रास्ता, जिसे हिंदी में कहा जाता है पथ। तो इस पाथ को कहा गया परदक्षिणा पथ, ठीक है। क्या कहा गया? परदक्षिणा पथ। अब जो ये परदक्षिणा पथ है, इसका मतलब क्या होता है? परिक्रमा लगाना, मतलब चारों तरफ परिक्रमा लगाना। तो जो ये स्तूपा है ना, इसके चारों तरफ ऐसे परिक्रमा लगाने के लिए परदक्षिणा पथ बनाया गया एंड दिस वॉज सराउंडेड विद रेलिंग्स। एंड इस तरीके से ये जो है ना, ये देख रहे हो आप, ये रेलिंग्स होती हैं, इस तरीके से चारों तरफ रेलिंग्स भी थी। इसके अलावा एक मेन गेटवे भी बनाया गया जहां से डिवोटी एंटर कर सकें उस पाथ की तरफ, ठीक है। एंड जो डिवोटीज थे वो मतलब गेटवेज के थ्रू जाते थे एंड इस डोम के चारों तरफ जो प्रदक्षिणा पथ बनाया हुआ था उसके चारों तरफ चक्कर लगाते थे। जैसे कि ये देखो मैंने यहाँ बनाया है ये वाला, और इसके ऐसे चारों तरफ चक्कर लगाते थे, ठीक है। और इसी पथ को कहा गया प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। एंड ये चक्कर कैसे लगाते थे? कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। यहाँ से कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया बेसिकली। तो जो डिवोटी होते थे वो क्लॉकवाइज जो है उस डायरेक्शन में चक्कर लगाते थे, मतलब परिक्रमा करते थे बेसिकली। एंड आप लोगों को मैं बता दूं कि बुद्धिज्म में ही नहीं बल्कि अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो यहाँ पर भी प्रदक्षिणा पथ होते हैं। बेसिकली हमारे धर्म में भी जो है परिक्रमा लगाई जाती है ना, जैसे कि शनिदेव भगवान की जो है उनकी परिक्रमा लगाई जाती है। सो इन द सेम वे हर धर्म में जो है ना एक दूसरे के साथ मिला हुआ है कुछ ना कुछ। सो बुद्धिज्म में जो ये बेसिकली स्तूपास बनाए गए, इनके चारों तरफ जो ये प्रदक्षिणा पथ था ये इसीलिए था ताकि लोग यहाँ पर परिक्रमा लगाएं। एंड जो ये परिक्रमा लगाते थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती थी। बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज। तो रेलिंग्स जैसा कि मैंने बताया ये बेसिकली रेलिंग्स होती हैं, गेटवे होता है जो जहां से डिवोटी की मेन एंट्री होती है। तो रेलिंग्स को एंड गेटवेज को डेकोरेट किया जाता था स्कल्प्टर से। तो देखो आप किस तरीके की शिल्पकारी की गई है, बेसिकली ये होते हैं स्कल्प्टर। देखो किस तरीके की ऐसे शिल्पकारी की गई है, अलग अलग चीजें देखो बनाई हुई हैं, ठीक है। इसी को स्कल्प्टर कहते हैं। यहाँ पर देखो ये भी बनाया हुआ है रेलिंग्स के ऊपर, है ना। फाइंड अमरावती ऑन मैप 7। तो अमरावती को एक बार लोकेट कर लेते हैं। ये रहा प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। स्तूपा बहुत ही फेमस है। सो अमरावती में ना एक टाइम पर बहुत ही मैग्निफिशेंट स्तूपा एग्जिस्ट किया करता था। सो मैनी ऑफ द स्टोन कार्विंग फॉर डेकोरेटिंग द स्तूपा वर मेड अबाउट 2000 ईयर्स अगो। सो 2000 साल पहले इस स्तूपा पर स्टोन कार्विंग की गई थी। स्टोन कार्विंग क्यों की गई थी? ताकि इसको डेकोरेट किया जा सके। एंड स्टोन कार्विंग का मतलब होता है पत्थर नक्काशी करना, पत्थरों पर किसी न किसी तरीके की नक्काशी कर दी जाती थी। इसके अलावा जो रॉक्स होती थी, बड़े बड़े चट्टाने जो होती थी, उनको होलो कर दिया जाता था अंदर से। जैसे कि ये रॉक हो गई, उनको अंदर से ऐसे होलो कर दिया जाता था एंड आर्टिफिशियल केव्स बना दी जाती थी। इसके अलावा इन रॉक्स को फिर डेकोरेट भी किया जाता था विद द स्कल्प्टर, मतलब इन पर किसी न किसी तरीके की ऐसी नक्काशी बना दी जाती थी, वॉल्स को पेंट कर दिया जाता था। सो आप देख रहे हो इस तरीके से ऐसे नक्काशी वगैरह बनाना, राइट।
इसके अलावा सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वर ऑल्सो बिल्ट एट दिस टाइम, तो इसी टाइम पीरियड में हिंदू टेम्पल्स भी बनाए गए। अलग अलग डेटीज को लोग वर्शिप करते थे, जैसे कि विष्णु, शिव एंड दुर्गा माँ, ठीक है, इनके लिए टेम्पल्स बनाए गए एंड इसके अलावा अलग अलग डेटीज को लोग वर्शिप किया करते थे। The most important part of the temple was the room known as गर्भगृह where the image of the chief deity was placed। देखो अभी हमने जैसे बुद्धिज्म में क्या देखा कि स्तूपा के सेंटर में क्या रखा जाता था, वो रेलिक कास्केट रखा जाता था बेसिकली, जिसमें जिसमें बुद्ध और उनके फॉलोअर्स के रिमेनिंग्स थे, राइट। इसके अलावा अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो जो विष्णु, शिव एंड दुर्गा के टेम्पल होते थे, तो इसमें ना इन भगवान की जो मूर्ति होती थी वो कहाँ स्थापित की जाती थी, गर्भगृह में स्थापित की जाती थी बेसिकली। जैसे कि ये एक टेम्पल हो गया एंड इस टेम्पल में एक ऐसा स्पेसिफिकली प्लेस बनाया जाता था जहां इन भगवान की मूर्ति को स्थापित किया जाता था एंड उसी को कहा जाता था गर्भगृह। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ध्यान रखेंगे। तो गर्भगृह में चीफ डेटी मतलब जो जिनका वो टेम्पल होता है बेसिकली, जैसे कि अगर शिव जी का टेम्पल है तो वो चीफ डेटी हो गए, राइट, एंड दुर्गा माँ का टेम्पल है तो वो चीफ डेटी हो गई उस टेम्पल के। तो जो मेन जो मूर्ति होती थी भगवान की, उनको गर्भगृह में रखा जाता था एंड गर्भगृह के पास में ही प्रीस्ट रिलीजियस रिचुअल करते हैं। सो रिलीजियस रिचुअल का मतलब क्या हुआ कि आरती वगैरह करना, पूजा वगैरह करना एंड इसके अलावा जितने भी डिवोटी मंदिर में जाते हैं तो वो गर्भगृह के सामने ही मतलब अपना मत्था टेकते हैं। इसके अलावा वो अलग अलग ऑफरिंग्स करते हैं या वर्शिप करते हैं, ठीक है। तो सारा जो मेन रिचुअल होता है ना वो गर्भगृह के पास में ही होता है, राइट। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं। देखो टॉप पर क्या दिखा रखा है, द ग्रेट स्तूपा एट सांची मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर ये स्तूपा दिखा रखा है जिसकी हमने यहाँ बात कर ली है ऑलरेडी। इसके अलावा ये जो स्तूपा था ना, इसको बनने में सेवरल सेंचुरीज लगी थी, काफी साल लगे थे इसको बनने में। एंड वाइल द ब्रिक माउंड प्रोबेबली डेट्स टू द टाइम ऑफ अशोका। तो ऐसा कहा जाता है ये जो ब्रिक माउंड था, मतलब जो ये पत्थरों से बना हुआ, ये आप देख रहे हो ये पत्थर लगाए हुए हैं, ये जो पत्थर हैं ये अशोका के टाइम पीरियड में लगाए गए थे। लेकिन अशोका के बाद जो रूलर्स आए थे, लेटर रूलर्स, उन्होंने फिर रेलिंग्स भी लगवा दी एंड गेटवेज भी लगवा दिए। तो आप यहाँ पर क्या समझे, देखो कि जो ये पत्थर लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे आप देख रहे हो ये पत्थर लगे हुए हैं, ये किसके टाइम पीरियड में लगे थे, अशोका के। एंड आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं कि ये जो रेलिंग्स लगाई गई थी एंड जो अलग अलग इसमें गेटवेज लगाए गए एंट्री के लिए, तो ये सब लगाए गए थे अशोका के बाद के टाइम पीरियड में, जो आगे रूलर्स आए थे अशोका के बाद में, ठीक है। लेफ्ट में आप देखो ये आप स्कल्पचर देख रहे हो अमरावती का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि ऐसे एनिमल्स वगैरह दिखाए हैं, यहाँ पर एक विंडो दिखाई है, यहाँ पर एक विंडो दिखाई है, विंडो में झांकते हुए इंसान दिखाए हुए हैं। यहाँ पर देखो एक जो मैन विमेन है वो एक लाइन में खड़े हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर लोग वर्शिप कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है इसमें दिखाई गई हैं। तो ये होता है स्कल्पचर बेसिकली, राइट। तो अभी हमने अमरावती के बारे में पढ़ लिया, सांची स्तूपा के बारे में भी जान लिया। तो यहाँ आप एक बार अगर टॉप पर देखोगे तो ये एक टेम्पल बनाया हुआ है। ये टेम्पल कहाँ है, भीतर गांव में। एंड भीतर गांव कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो ये जो टेम्पल है ना बेसिकली इसको 1500 साल पहले बनाया था। कब बनाया था, 1500 साल पहले। एंड वॉज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक एंड स्टोन। एंड इसको बनाया गया था तपी हुई ईंटों से, जो तपाई हुई ईंटें होती है उनसे, एंड स्टोन से मतलब पत्थरों से। तो ये जो टेम्पल है ये है भीतर गांव में, इसको 1500 साल पहले बनाया गया। भीतर गांव है उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं महाबलीपुरम के बारे में। महाबलीपुरम में जो टेम्पल्स हैं उनको हम कहते हैं मोनोलिथिक टेम्पल। पहले तो मैं आप लोगों को महाबलीपुरम दिखा देती हूँ। ये देखो आप इस मैप पर लोकेट कर सकते हो, ये है महाबलीपुरम, ठीक है, जो सदर्न पार्ट में पड़ता है। तो महाबलीपुरम में जो टेम्पल्स बनाए गए उनको हम कहते हैं मोनोलिथिक टेम्पल। तो ये है एग्जाम्पल मोनोलिथिक टेम्पल्स का। अब इन टेम्पल्स को मोनोलिथिक क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। ईच ऑफ दीज वॉज carved out of huge single piece of stone। that means कि हम
इन टेम्पल्स को मोनोलिथिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इन टेम्पल्स को एक ही पीस ऑफ स्टोन से काट कर बनाया गया, मतलब एक ही पत्थर लिया, उसी पत्थर को काट काट कर टेम्पल बना दिया। ठीक है, देखो मोनो का मतलब होता है एक, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो क्या हो गया इसका मतलब एक स्टोन। तो जैसे एक स्टोन ये लिया और इसी पर ऐसे काटापीटी पूरी ऐसे कर दी और इसको एक जो है शेप दे दी, तो इसीलिए इनको मोनोलिथिक टेम्पल्स कहा गया। वाइल ब्रिक स्ट्रक्चर, अगर सपोज करो आप ईंटों से कुछ बना रहे हो, तो आप ईंटों से जब भी बनाते हो तो आप ईंटों की लेयर्स ऐड करते हो, मतलब आप नीचे से शुरू करते हो और ईंटों को ऐसे लेयर बनाकर ऊपर की तरफ लेकर जाते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ रॉक से या स्टोन से बनाने जा रहे हो तो जो कटर्स होते हैं, मतलब जो स्टोन काटने वाले जो लोग होते हैं, वो ऊपर से काम शुरू करते हैं। जैसे कि अगर मैं ये आप लोगों को डिफरेंस बताऊं ईंट का और पत्थर का, ये है एक पत्थर, तो अगर यहाँ पर टेम्पल बनाना है तो पत्थर को ऊपर से काट कर नीचे आया जाएगा, वेयर एज अगर कोई चीज़ ईंट से बनानी है तो ईंटों को नीचे से शुरू किया जाएगा और उसकी लेयर बनाकर उसको ऊपर तक लेकर जाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की बात यहाँ कही गई है। फिर यहाँ बात कही है आइहोल के बारे में। आइहोल जो है ये चालुक्याज की कैपिटल थी एंड यहाँ पर 1400 ईयर्स अगो मतलब लगभग 1400 साल पहले दुर्गा माँ का टेम्पल बनाया गया। चलिए अब भीतर गांव के बारे में ही बात कर लेते हैं यहाँ पर। अगर हम भीतर गांव की बात करें तो ये बेसिकली है कानपुर डिस्ट्रिक्ट में एंड उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। भीतर गांव में जो टेम्पल है ना, इसके ऊपर टेम्पल के ऊपर शिखर बनाया जाता था और शिखर को रखा कहाँ जाता था, ऑन द एग्जैक्ट टॉप ऑफ गर्भगृह। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है गर्भगृह और इसके ऊपर ऐसे शिखर बना दिया जाता था, मतलब शिखर लगाया जाता था एंड शिखर जो है वो गर्भगृह के एग्जैक्ट टॉप पर ही होता था। तो बेसिकली शिखर जो है ना, ये एक मार्क, एक निशानी है कि ये एक सैक्रेड प्लेस है, क्योंकि शिखर जो है वो गर्भगृह के ऊपर ऐसे टॉप पर लगाया जाता था, बनाया जाता था। तो शिखर को देखकर लोग समझ जाते थे कि भाई ये जो है ना, ये प्लेस, ये सैक्रेड प्लेस है, ये एक पायस प्लेस है, एक पवित्र प्लेस है। एंड शिखर को बनाने में प्रॉपर प्लानिंग लगा करती थी। मोस्ट टेम्पल्स ऑल्सो हैड अ स्पेस नोन एज मंडप। तो बहुत सारे टेम्पल्स में एक बड़ा सा स्पेस भी होता था जिसे कहा जाता है मंडप। अब ये मंडप क्या है, बेसिकली मंडप एक तरीके का एक हॉल हो गया ये, एंड उस हॉल में बहुत सारे डिवोटीज जो होते थे, बहुत सारे जो लोग होते थे वो असेंबल होते थे, राइट। एंड वो भी मतलब ऐसे रिलीजियस रिचुअल करते थे, तो सब लोग जो है मंडप में बैठते थे, बैठकर पूजा करते थे भगवान की, असेंबल होते थे, राइट। इसके अलावा अब महाबलीपुरम एंड एहोल दोनों को एक बार मैप पर लोकेट करो, तो महाबलीपुरम मैंने दिखाया, ये है एहोल। सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स वर बिल्ट इन दीज टाउन्स। तो बेसिकली स्टोन टेम्पल्स जो हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि जो फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स हैं, मतलब बहुत ही सुंदर एंड बहुत ही स्किलफुल तरीके से बनाए हुए जो स्टोन टेम्पल्स है वो एहोल एंड महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। और पत्थरों के टेम्पल ये बने हुए हैं, ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पर उसका एग्जाम्पल एक ये दिखाया भी हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ये लोग स्तूपास एंड टेम्पल्स को बनाते होंगे तो किस तरीके की डिफिकल्टीज इनको फेस करनी पड़ती होंगी। देयर वर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग अ स्तूपा और अ टेम्पल। देखो टेम्पल एंड स्तूपा को बनाने में अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जैसे कि पहला तो ये है कि टेम्पल एंड स्तूपा बनवाना अपने आप में एक एक्सपेंसिव अफेयर है, इसमें मतलब खूब सारा पैसा लगता है। तो जाहिर सी बात है कि पैसा राजा रानी के पास है, तो किंग एंड क्वींस जो होते होंगे वो पैसा खर्च करते होंगे। इसके अलावा राजा और रानी जो होते थे ना उस टाइम पर, जो रूलर्स होते थे, उनकी शानो शौकत बनती थी कि भाई जितना ऊंचा टेम्पल, जितना शानदार टेम्पल, उसी हिसाब से राजा की शानो शौकत बढ़ती थी लोगों की नज़रों में। अब इसके अलावा उनको किस किस डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता था जो स्तूपा एंड टेम्पल बनाते थे। तो पहला तो ये था कि भाई अच्छी क्वालिटी का स्टोन कहाँ मिलेगा। तो पहले तो अच्छी क्वालिटी का स्टोन ढूंढना पड़ता था, क्वेरी करना पड़ता था उसको, राइट। इसके अलावा अगर अच्छी क्वालिटी का स्टोन मिला तो उसे केयरफुली ट्रांसपोर्ट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर इसके अलावा
दीज रफ ब्लॉक्स, मतलब जो ये रफली चट्टाने होती थी, मतलब ये खुरदरी सी जो चट्टाने होती थी, इनको एक शेप देनी पड़ती थी, एंड शेप देने के बाद इनको कार्व किया जाता था, पिलर्स बनाना, फिर इसके अलावा पैनल्स फॉर वॉल, मतलब दीवारों के पैनल बनाना, ठीक है, इसके अलावा फ्लोर्स बनाना, सीलिंग्स तैयार करना, ये सारी चीज़ें जो है एक रॉक से ऐसे तैयार करना बहुत डिफ़िकल्टी वाला काम होता था। फिर सबसे मुश्किल काम ये होता था कि ये जो पिलर्स वगैरह हैं इनको ना प्रॉपर ऐसे राइट पोजीशन में प्लेस करना अपने आप में एक मुश्किल काम होता था। यहाँ पर लेफ्ट में एक जैन मोनेस्ट्री दिखाई है, ओडिशा में है ये, एंड इसमें ना ऐसे दो स्टोरी हैं, मतलब दो ऐसे मंजिलें दिखाई हुई हैं। बेसिकली यहाँ पर जैन मंक रहते थे एंड यहाँ पर रहकर वो मेडिटेट किया करते थे। इसके नीचे ये जो है यहाँ पर एक स्कल्प्टर दिखाया गया है, ये स्कल्प्टर है न्यू दिल्ली में जो नेशनल म्यूजियम है ना, उसी का स्कल्प्टर ये दिखाया गया है, एंड ये बताया गया कि देखो किस तरीके से उस टाइम पर हाथ से नक्काशी होती थी, मतलब किस तरीके से ऐसे कार्व किया जाता था स्टोन पर, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर देखो मशीन वगैरह तो होती नहीं थी, तो सारे काम मैन्युअली होते थे, लेकिन फिर भी देखो कितना प्रिसाइजली अच्छे तरीके से कट किया हुआ और एक शेप दी गई है। इसके अलावा जो क्राफ्ट पर्सन इतने सुंदर सुंदर स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर बनाया करते थे, तो उसका उन्हें इनाम भी मिलता था। इनाम कौन देते थे? राजा और रानी। तो जो रूलर्स होते थे वो इन क्राफ्ट पर्सन्स को अपनी ट्रेजरी से कुछ ना कुछ इनाम दे दिया करते थे, जैसे कि कुछ ना कुछ पैसा दे दिया करते थे, क्योंकि ये क्राफ्ट पर्सन इतने सुंदर तरीके से स्कल्प्टर बनाते थे, इतने सुंदर स्ट्रक्चर्स तैयार करते थे, तो इनको कुछ ना कुछ इनाम तो मिलना ही होता था। इसके अलावा जो डिवोटीज होते थे, जब भी वो टेम्पल जाते या स्तूपा जाते थे, तो वो अपने साथ गिफ्ट लेकर जाते थे, एंड इन्हीं गिफ्ट को फिर यूज किया जाता था टू डेकोरेट द बिल्डिंग्स। एंड उस टाइम की ही नहीं, बल्कि अगर हम आज के टाइम पीरियड की भी बात करें, तो हम आज भी जब मंदिर जाते हैं, किसी सैक्रेड प्लेस पर जाते हैं, तो हम कुछ ना कुछ वहां पर ऑफर जरूर करते हैं, हम कुछ ना कुछ पैसा भी चढ़ाते हैं, राइट। तो ये तो पहले भी होता था, आज भी होता है। कोई भी इंसान खाली हाथ जाना पसंद नहीं करता बेसिकली मंदिर में। तो पहले भी जो लोग थे वो जब टेम्पल एंड स्तूपा जाते थे, तो वो खाली हाथ नहीं जाते थे, अपने साथ कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर जाया करते थे। फिर इन गिफ्ट्स को, मतलब जैसे कि अगर किसी ने पैसे चढ़ा दिए, तो उसको यूज किया जाता था बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने में। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक एसोसिएशन था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी आइवरी वर्कर की, जो आइवरी का काम करते थे बेसिकली। तो इन्होंने सांची में जो गेटवे बनवाया था, उसके लिए पूरा पैसा दिया था इन्हीं वर्कर्स ने। इसके अलावा अदर वर्कर्स भी होते थे एंड अदर लोग भी होते थे, ऑर्डिनरी पीपल, जो कुछ ना कुछ ऑफर कर दिया करते थे, मतलब जिनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता ही होता था। जैसे कि मर्चेंट हो गए, फार्मर्स हो गए, गार्लैंड मेकर्स हो गए, परफ्यूमर्स हो गए, मतलब जो परफ्यूम बनाने वाले हैं, स्मिथ पीपल हो गए। इसके अलावा अदर जो पीपल हो गए who are known only by their names which were inscribed on pillars, railings एंड वॉल्स। तो जो भी अपनी ऑफरिंग ऐसे चढ़ाते थे, जैसे कि आइवरी वर्कर हो गए, इसके अलावा ऐसे कुछ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो टेम्पल्स में किसी न किसी तरीके से ह्यूज मनी स्पेंड करती थी, तो उनके नाम इंस्क्राइब करा दिए जाते थे पिलर्स पर, रेलिंग्स पर, वॉल्स पर। तो ऐसे ही हमें बहुत सारे अदर लोगों के भी नाम पता चलते हैं, जैसे कि बहुत सारे मर्चेंट, फार्मर, गार्लैंड मेकर, परफ्यूमर, स्मिथ एंड हंड्रेड्स ऑफ मैन एंड वीमेन। इनके नाम हमें पता चलते हैं इन पिलर्स, रेलिंग एंड वॉल्स के इंस्क्रिप्शन से, क्योंकि उनके नाम बेसिकली इंस्क्राइब करा दिए जाते थे, जैसे गढ़वा दिए जाते थे। So when you get a chance to visit any of these buildings, remember how several hundreds of people probably worked to construct and decorate them. तो अब आप ना कहीं भी जाओ, चाहे आप एमपी जाओ या आप महाराष्ट्र जाओ या कहीं सांची जाओ या फिर आंध्र प्रदेश जाओ, तो वहाँ पर अमरावती में जो ये स्तूपा देखोगे। इसके अलावा उड़ीसा जाओ जहाँ पर आप जैन मोनेस्ट्रीज को देखोगे। तो बेसिकली आप ऐसे ऐसे जब प्लेसेस पर जाओगे ना, तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि इन चीज़ों को बनाने में, इन टेम्पल्स को, इन स्तूपास को बनाने में हजारों की संख्या में लोगों की जरूरत पड़ती रही होगी। अब हम पेंटिंग्स की बात करेंगे। सो फाइंड अजंता ऑन मैप नंबर 7 एंड दिस इज अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स वर होलोड आउट ऑफ द हिल्स ओवर द सेंचुरीज एंड मोस्ट ऑफ दीज वर मोनेस्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मंक एंड सम ऑफ देम वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स। अब देखो, आप पहले तो अजंता को लोकेट करो मैप नंबर 7 में। अजंता अलोरा की गुफाएं तो आपको पता है कितनी फेमस है। तो एक बड़ी सी हिल जो होती थी, मतलब जो
पहाड़ी होती थी उसको बेसिकली होलो आउट कर दिया जाता था, उसको काटा कूटा जाता था अंदर से, मतलब उसको होलो कर दिया जाता था एंड फिर सेवरल केव्स बनाई जाती थी उसमें। इस चीज़ को बनाने में भी सेंचुरीज लग जाती थी। एंड इन हिल्स के अंदर फिर क्या क्या बनाया जाता था, इन पहाड़ियों के अंदर मोनेस्ट्रीज बनाई जाती थी जहाँ पर बुद्धिस्ट मंक रहते थे, मेडिटेट भी किया करते थे, राइट। इसके अलावा फिर इनकी दीवारों को भी पेंट किया जाता था। तो जो ये केव्स है ना, इनकी दीवारों को भी पेंट किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर पेंटिंग के ना कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो ये बुद्ध की पेंटिंग नहीं है, ध्यान रखना, ये बुद्ध के एक फॉलोवर थे उनकी पेंटिंग है ये, ठीक है। एंड यहाँ पर भी देखो आप, ये इस तरीके की पेंटिंग जो है बनाई गई। अब यहाँ पर हमने ये दो एग्जाम्पल पढ़े, एक ये और एक ये नीचे वाला। अब देखो, अगर केव्स की बात करें तो केव्स पर पेंटिंग है, लेकिन केव्स के अंदर मतलब गुफाओं के अंदर तो बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, तो फिर केव्स पर इतनी सुंदर पेंटिंग कैसे की गई? बेसिकली ये पेंटिंग की गई थी इन द लाइट ऑफ टॉर्च, मतलब दिया वगैरह जलाकर इन पेंटिंग्स को किया गया था। द कलर, और यहाँ पर टॉर्च का मतलब वो नहीं है जो सेल वाले टॉर्च होते हैं, बेसिकली टॉर्चेस का मतलब यहाँ पर है कि जैसे दिया जलाना, लालटेन वगैरह जला लेना, ठीक है। द कलर्स वर विविड इवन आफ्टर 1500 ईयर्स अगो। एंड जिन कलर्स का इन पेंटिंग में यूज़ किया गया ना, वो कलर्स आज भी उतने ही चमकीले, उतने ही शाइनी दिखते हैं जैसे वो बनाते वक्त थे। एंड इन कलर्स को बनाया कैसे गया? प्लांट से एंड मिनरल के एक्सट्रैक्शन से। जैसे कि एक इंडिगो प्लांट होता है जिसके बारे में ना आप क्लास 8th में पढ़ोगे, डोंट वरी। तो एक ना इंडिगो प्लांट होता है, उससे ना एक ऐसा ब्लू कलर निकलता है, उस ब्लू कलर से कपड़ों पर भी पेंट किया जाता था, ठीक है। सो इन द सेम वे प्लांट से भी कलर एक्सट्रैक्ट होते हैं, मिनरल से कलर एक्सट्रैक्ट होते हैं एंड कुछ नया कलर भी बन जाता है दोनों के एक्सट्रैक्टेड कलर्स को मिक्स करने के बाद। तो ऐसे क्या होता था कि प्लांट एंड मिनरल के एक्सट्रैक्शन से जो है कलर कलेक्ट किया जाता था एंड फिर उन कलर्स की हेल्प से दीवारों पर पेंट किया जाता था। अब ये जो पेंटिंग है एक तरीके का, ये एक स्प्लेंडेड वर्क है, मतलब इतनी सुंदर ये पेंटिंग है, लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता चल पाया कि आर्टिस्ट कौन थे। आर्टिस्ट आज तक भी अननोन है। उसके पीछे रीज़न ये है कि आर्टिस्ट ने ना तो नीचे अपना नाम दे रखा है, ना सिग्नेचर कर रखा है। सो बेसिकली हमें ये ही नहीं पता कि आर्टिस्ट थे कौन। अब ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।